बांग्लादेश के साथ रिश्तों को अब किस दिशा में आगे लेकर जाना है। भारत ऊपर से तो वेट एंड वॉच इस वो लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। चीन और भारत में यही फर्क है कि भारत जिस तरह से रिश्ते बनाता है उसका एक सैद्धांतिक आधार होता है। चीन हमेशा रेडिकलाइज्ड और डिक्टेटर्स के साथ लगातार, तालिबान के साथ लगातार दोस्ती करने को तैयार रहता है। चाइना की एंट्री बांग्लादेश में होना और बांग्लादेश में जो स्थितियां अभी चल रही हैं, भारत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज पोज कर सकता है। कि बीजिंग में शी जिनपिंग से बातचीत तो हुई है, केवल जुबान से उन्होंने कहा कि दोस्ती बनाना चाहते हैं, और शी जिनपिंग उनके साथ खड़ा होना बहुत मायने रखता है। ये समय पैसिव रहने का नहीं है, ये प्रोएक्टिव रहने की बात है। 4000 से ऊपर भारतीय सैनिक ने अपनी जान दी है बांग्लादेश के लिए। ये हम इस स्थिति को काउंटर रेवोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नमस्कार, दी वन इंडिया शो में बात आज एक अहम इंटरनेशनल मीटिंग की, जिसे भारत बहुत करीब से देख रहा है और भारत क्या करेगा, ये सवाल आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं। 28 मार्च को ये मीटिंग हुई है, जिसके लिए चाइना दौरे पर मोहम्मद यूनुस है। लेकिन इस मुलाकात से सबसे ज्यादा अगर किसी को फर्क पड़ना चाहिए बांग्लादेश और चीन के बाद, तो वो डेफिनेटली भारत है। क्योंकि जिस बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही और रिश्ते में भाषा, संस्कृति, सांझे इतिहास, विरासत और बंगाली अस्मिता का जुड़ाव रहा है, उस बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता आज की तारीख में ठंडा पड़ा है। परिस्थितियां बदल गई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिराने और कट्टरपंथी ताकतों के हावी होने के बाद काफी कुछ बदला। बांग्लादेश की विदेश नीति ही 360 डिग्री घूम गई। पाकिस्तान और चीन से मुलाकात के बाद बांग्लादेश की जो ये करीबी पाकिस्तान और चीन के साथ दिखाई दी है, तो ये करीबी सवाल दक्षिण एशिया के वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव के संकेत के रूप में भी खड़ा कर रही हैं। और रही सही कसर चाइना के प्रेसिडेंट के साथ हुई इस मुलाकात ने पूरी कर दी है। तो अब सवाल ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस, जो अभी चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं है, किस हक से वो ये मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात से हासिल क्या होगा इस तस्वीर से। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि कोशिश थी मोहम्मद यूनुस की कि भारत का पहला दौरा हो, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मीटिंग हो, लेकिन सवाल तो फिर यह है कि क्या पीएम मोदी हाथ मिलाएंगे, मंच साझा करेंगे। बिम्स्टेक सम्मेलन आगे होने वाला है और ये मीटिंग क्या हो पाएगी, और अगर ये होती है तो क्या ये एक तरह का अप्रूवल, एक तरह की मान्यता नहीं होगी बांग्लादेश की इन कट्टरपंथी ताकतों के चलते जो सत्ता परिवर्तन हुआ। तो इन हालातों में मोहम्मद यूनुस के साथ ये मंच साझा करने की परिस्थिति भारत को किस मुश्किल में डाल सकती है, ये भी सवाल होगा। और तीसरा बड़ा सवाल ये भी कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते और ऐसे में बांग्लादेश को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो भारत का स्टैंड क्या रहेगा, विदेश नीति क्या होनी चाहिए, चुनौतियां क्या होंगी, और क्या भारत को अब यहाँ से एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ जो संबंध पड़ोसियों के साथ बनते हुए बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर बढ़ना होगा। और इस विषय पर डिटेल में बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आज इस बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जी द्विवेदी साहब हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। फॉरेन एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट अतुल अनेजा जी इस बातचीत में हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आप तीनों का स्वागत करती हूँ और शुरुआत में यहाँ पर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, ये अब एक ऐसी मीटिंग की जो सूरत है, उसमें सिर्फ चाइना और बांग्लादेश का इंटरेस्ट नहीं है, भारत भी बहुत करीब से देख रहा है और दुनिया भी बहुत करीब से देख रही है कि इस मुलाकात का, मीटिंग का आउटकम होता क्या है। सबसे पहले आपका टेक इस पर क्या है सर? जिस तरह से आप देखें कि बांग्लादेश की कुल 4000 किलोमीटर की सीमा ज्यादातर भारत से ही जुड़ी हुई है, इसलिए उनके आपसी रिश्ते जो हैं वो आपस में तो उसका असर होता ही है, पर दोनों देशों के रिश्तों का असर पूरे क्षेत्र में होने वाला है। अगले सप्ताह ही आप देखें कि एक बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने वाला है थाईलैंड में, जिसका सचिवालय ढाका में है। और इस तरह से यदि वो पहली यात्रा चीन करते हैं और खासकर अपने इंडिपेंडेंस डे को ही वो चीन जाते हैं, तो उसका असर भारत के साथ रिश्तों पर भी होगा और पूरे दक्षिण एशिया में भी उसका जो है असर पूरे माहौल पर आएगा। दो चीजें मैं जल्दी से कहना चाहूंगा कि ये जब से सत्ता में बदलाव आया है पिछले अगस्त में, तब से सबसे ज्यादा फायदा उसको चीन को और पाकिस्तान को मिला है।
पाकिस्तान को इस्लामिक रेडिकल्स को आगे बढ़ाने में फायदा मिला है और चीन को अपना आर्थिक संबंध और सामरिक संबंध आगे बढ़ाने में मिला है। तो इस तरह से यदि देखें कि क्या बांग्लादेश भारत की अहमियत को समझता है या उसको सामने रखकर अपने दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाता है। हाल ही में शफीकुल इस्लाम जो उनके सचिव हैं मोहम्मद यूनुस के, उन्होंने कहा एक पत्र एक अखबार के साथ कि दिसंबर में डॉक्टर यूनुस भारत आना चाहते थे और भारत पहले यात्रा करना चाहते थे, नहीं हो पाया, इसीलिए वो सबसे पहले चीन गए हैं। और चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से तेजी से उसका सामरिक और आर्थिक प्रभाव बढ़े, और उसका मुझे लगता है कि एक तरह से नकारात्मक असर पूरे दक्षिण एशिया में होने वाला है। और जबकि यूनुस चुने हुए नेता नहीं है, तो क्या वो इस तरह के निर्णय भी ले सकते हैं? क्या वहां वो जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं उनको मैंडेट है इस तरह का काम करने का या नहीं है? तो भारत भी उनसे उसी तरह से जुड़ना चाहता है कि यदि वो चुने हुए नेता हो तो भारत की बातचीत में अलग असर आता है। और एक ट्रांजिशन की सरकार उनकी है, तो उनको जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए ताकि भारत जो चुनकर अगली सरकार बने उससे अपने रिश्ते बनाए और बातचीत सीधी करे। पर चीन ये इंतजार नहीं कर रहा। आप देखें, चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाए और आगे बढ़े और पूरा अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बना ले। अतुल अनुजा जी, देखिए जिस बात का जिक्र अभी सर ने भी किया कि पहले इंटरेस्ट था कि भारत आना चाहते थे, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया तो चाइना की तरफ वो निकल गए। अब इस पर ध्यान सभी का है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम चाइना की स्ट्रैटेजी से भी देखते हैं, इससे पहले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने दिसंबर 2024 में चीन का 4 दिवसीय दौरा भी किया था। तो अब जो ये दक्षिण एशियाई देश हैं और वहाँ पर चाइना की जो ये मीटिंग्स हो रही हैं और एक ऐसे समय में हो रही हैं जब भारत के साथ ये रिश्ते थोड़े ठंडे चल रहे हैं ढाका के, तो किस नजरिए से इसको देखा ना चाहिए? देखिए, ये जो विजिट रहा है मोहम्मद यूनुस का, उसको थोड़े ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि ये एक स्थिति पैदा हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, जब जो आर्मी चीफ हैं वाकिर उज़ ज़मान, 26 फरवरी को उन्होंने एक बयान दिया था, और वो बयान ये था कि ये एक तरह से अल्टीमेटम था कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उनकी एक वार्निंग समझी जाए। तो उसके ऊपर बहुत अटकलें लगी कि क्या कू की तरफ जा रहा है, मिलिट्री कू की तरफ। तो एक तरफ ये प्रेशर मिलिट्री की से आ रहा था इंटरनली मोहम्मद यूनुस के ऊपर। दूसरी बात हम करते हैं, वो जो बहुत बड़ा बदलाव अमेरिका में आया है, और अमेरिका की जो पहली जो डीप स्टेट थी, जो बाइडेन जिसके नेतृत्व करते थे, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये जो रेजीम चेंज हुआ था बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने का, वो उसी डीप स्टेट ने किया था। और ट्रंप जो आए हैं वो बिल्कुल उसके विरुद्ध है। तो एक तरह से अगर आप मोहम्मद यूनुस की तरफ से देखें तो उनके पास दो प्रॉब्लम्स थी, एक हॉस्टाइल भारत और दूसरा एक हॉस्टाइल अमेरिका। और अमेरिका और भारत के एक तरह से एक ही गोल्स हैं उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। इस स्थिति में जब उसके दो बड़ी पावर्स भारत और अमेरिका जब अगेंस्ट जा रहे थे और मिलिट्री एक तरह से अल्टीमेटम दे रही थी, तो इसके बाद इनके पास मोहम्मद यूनुस के पास एक ही विकल्प था, बड़ा विकल्प, वो था कि वो चीन का रुख करें। तो एक तरह से ये चाइना जाना मुझे तो एक डिफेंसिव मूव लगती है मोहम्मद यूनुस की, कि एक तरह से बड़ी शक्ति उनके साथ जुड़े। अब जो बात आ रही है कि चाइना का क्या रवैया है, अभी तक ये था कि शायद शी जिनपिंग उनसे ना मिले, लेकिन शी जिनपिंग के साथ जब मुलाकात हो गई है तो उसका बड़ा क्लियर उसका सिग्नल है कि चाइना पूरी तरह से घुसना चाहता है बांग्लादेश में। एक तरह से एक बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाइना यूएस एक तरफ और भारत और अमेरिका एक तरफ। तो और उसके बीच में है सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले जनरल वाकर उज़ ज़मान। अब पलड़ा किस तरफ जाता है, बात इसके ऊपर है। एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इस वक्त बांग्लादेश, क्योंकि वो जो घटनाक्रम चला था अगस्त 5 के बाद पिछले साल, वो एक तरह से वो साइकिल कंप्लीट होता नजर आ रहा है। अब बैटल लाइंस बहुत क्लियर हैं, इस्लामिस्ट यूनुस एक तरफ, भारत वकार उज़ ज़मान और अमेरिका एक तरफ। अब इस टसल के बीच में क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर किधर जाएगा? तो ये चेंज की स्थिति है ये इस टाइम पे बांग्लादेश में। अब आगे
कई हम टेंजेंट्स पे जा सकते हैं, उसके बाद में हम बाद में बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत ही रोचक इस तरह से स्थिति बनी हुई है इस वक्त चाइना विजिट के बाद। द्विवेदी सर, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अभी अतुल अनेजा जी ने ये एक पूरा पिक्चर क्लियर किया जिसमें उन्होंने जो दुनिया में बदलाव हुए उसके मद्देनजर भारत अमेरिका, और दूसरी पिक्चर में जहां पर आपको चाइना और बांग्लादेश साथ में दिखाई देते हैं, और फिर आर्मी के हेड क्या रोल प्ले करेंगे वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन देखिए, कोशिश ये भी हो रही है बांग्लादेश की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात हो, और इसके लिए जो पहला भी उनका दौरा है वो भारत हो, इसके वो इच्छुक थे, हुआ नहीं, अलग कारण है। लेकिन अब बिम्स्टेक का जब जिक्र यहाँ पर आया तो बैंकॉक में अब जो बैठक होनी है उसके मद्देनजर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बैठक हो, ये प्रयास तो हो रहे हैं उधर से। विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस विषय पर सवाल भी पूछा गया तो उनका ये जवाब था कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो ये जब बैठक चाइना के प्रेसिडेंट के साथ में हो गई है, अब इसके बाद क्या परिस्थितियां बदलती हुई देख रहे हैं, इक्वेशंस बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, इक्वेशन तो बदली 5 अगस्त के बाद ही, और एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, छोटा बदलाव नहीं, क्योंकि जो बांग्लादेश था हमारा मित्र देश था, और जब ये बदलाव आया तो एकदम वहाँ की जो हालात हैं वो पलट गए। इसके दो पहलू होते हैं, यानी कि बाईफोकल व्यू लेना है। पहले तो है कि भारत बांग्लादेश और रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसके बाद जो ग्लोबल व्यू क्या है। देखिए बांग्लादेश जो है भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक नेबर है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इस तरह है कि जिसका भारत की सिक्योरिटी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उत्तर में, नॉर्थ में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ से चाइना की जो दूरी है महज 60-70 किलोमीटर है, और आपको पता ही है कि डोकलाम का जो विवाद हुआ था उससे इसकी जो अहमियत और भी बढ़ गई है। और दूसरा जो है इस बे ऑफ बंगाल में इसका पूरी कोस्ट लाइन है, और जो कि फिर भी इसको एक और ही नया रूप देती है। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं हमारी ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें इसका बहुत अहम भूमिका है। और दूसरा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो कि इसकी सामने जो इसकी लोकेशन है उसमें अमेरिका का भी बहुत ही इंटरेस्ट है और चाइना का भी बहुत इंटरेस्ट है। तो अभी बात करते हैं कि इस समय हालात किस तरफ है। देखो इस समय हालात जो है वो यूनिस और उसकी गवर्नमेंट ने बनाए है, भारत की कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, हॉस्टिलिटी उनकी तरफ से हुई है। और जो वाकयात हुए, जो हालात हुए, वो बिल्कुल प्रति अनुकूल नहीं थे कि भारत के वो विजिट कर पाते, क्योंकि जब एक डिप्लोमेटिक एटमॉस्फेयर होता है, माहौल होता है, तो विजिट उसी के तहत होता है, तो वो माहौल नहीं था। और दूसरा है कि जो चाइना की जो इसके अंदर हस्तक्षेप कह सकते हैं या उनकी कैसे घुस गए हैं, ये तो पहले से ही था। जब मैं बांग्लादेश की लड़ाई लड़ा हूं उसी के बाद ये एक प्रोसेस शुरू हो गया था। और जब मैं चाइना में डिफेंस अटैची था तो मैंने देखा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, स्पेशली फौजी रिश्ते हैं, वो चाइना के पीएलए के बहुत करीब है। तो अभी जब आप बिम्स्टेक की बात करते हैं, देखिए बिम्स्टेक जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है, उसमें मोदी साहब की बातचीत होगी मोहम्मद यूनुस के साथ। ये डिपेंड करता है कि जो चाइना में हुआ है वो क्या क्या हुआ है, कौन सी उनके एग्रीमेंट साइन हुई है, कौन से उसके प्रोजेक्ट साइन हुए हैं। तो इसमें दो बातें बहुत अहम है। एक तो चीन जो है ऑलरेडी इसका बहुत ही प्रभाव है बांग्लादेश के अंदर, उन्हें तकरीबन $40 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया है, जो 26 के करीब तो जो है BRI के अंदर, और 14 जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। और दूसरी बात है जो बांग्लादेश की आर्मी है उसका ज्यादा इक्विपमेंट जो है वो सारा चाइनीज ही है। और अभी उन्होंने बताया कि F-10C एयरक्राफ्ट देंगे, उनको ड्रोन्स देंगे। और अभी जो चौकड़ी बन रही है वो ये है कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और साथ ही साथ टर्की एक नया क्वाड बन रहा है। तो इसको हम देखना पड़ेगा कि ये जो क्वाड है ये किस तरह आगे बढ़ता है, और भारत के जो रिश्ते हैं वो ज्यादातर मुनसर होंगे मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के, किस तरह उनके चीफ जो है ज़फर जमान, वो उनका क्या रवैया है। तो मुझे लगता है कि भारत वेट एंड वॉच देखेगा और देखेगा कि किस तरह से चीन के रिश्ते, बांग्लादेश के रिश्ते कैसे बढ़ते हैं, उसी के ऊपर फिर हम। ठीक है अनेजा सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये जरूर एक्सप्लेन करें, क्योंकि बेशक बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के मद्देनजर, और अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है बिम्स्टेक के लिए वो देखना होगा। लेकिन
बांग्लादेश की पिछली सरकार जिस तरह से गिरी है और उसके बाद वहां पर जो घटनाक्रम बदले हैं, छात्रों का जो आंदोलन है, वहां पे जो अट्रॉसिटीज अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हुई हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के हेड की मीटिंग पाकिस्तान के साथ में हो रही है, चाइना के साथ में हो रही है। बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, ऐसा लग रहा है 360 डिग्री वो घूम चुकी है। ये परिवर्तन भारत के लिहाज से, वर्ल्ड के लिहाज से और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिहाज से आप इसको किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं सर? मीनाक्षी जी, वो 360 डिग्रीज घूम चुकी है, वो मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे कि वो हो चुका है पूरी तरह से उसका टर्न अराउंड। और इस वक्त जो मेन प्लेयर निकल के आ रहा है और ये डायनेमिक सिचुएशन है, वो चाइना उसके सपोर्ट में आ रहा है, ये जो यूनिस गवर्नमेंट। अब इसके अंदर क्योंकि फॉल्ट लाइंस अब क्लियर हो गई हैं, अब भारत का इसके ऊपर क्या रवैया होना चाहिए। अभी तक जो है हमने एंगेज करने से एक तरह से मना ही किया है मोहम्मद यूनुस से डायरेक्टली, और मुझे लगता है वो सही निर्णय है, क्योंकि इस वक्त अगर हम एंगेज करना शुरू करते हैं तो हमने एक तो रेजिम चेंज एक्सेप्ट कर लिया, हमारे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है शेख हसीना की, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी टॉपलिंग एक मॉबोक्रेसी से। तो ये एक तरह से लेजिटिमेसी देने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, खासकर उस समय पर जब अंदरूनी जो सिचुएशन है बांग्लादेश में वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारत ऊपर से तो वेट एंड वॉच की वो लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। अब हम देखेंगे कि जैसे एक खबर आई है कि एक कू अटेम्प्ट हुआ था जनरल वाकरुज़्ज़मान को हटाने का, एक उनके अंदर ही जो जनरल है उनकी तरफ से, जो बहुत ही इस्लामिस्ट ओरिएंटेशन के थे। ये खबर आ चुकी है और वो एक तरह से विफल कर दिया गया है, वो एक तरह से जो प्लॉट अंदर चल रहा था। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि ISI घुस गई है और वो उनके मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर ढाका पहुंचे थे जनवरी 21 से 24 तक। तो ये सारा जो इंटरनल चर्न एक तरह से हो रहा था, वो कोशिश यही थी कि बाकी ये जो इसको मॉनसून रेवोल्यूशन कह रहे हैं, वो उसमें पुलिस वगैरह जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट थे वो तो न्यूट्रलाइज हो चुके थे। एक जो मात्र इंस्टीट्यूशन जो खड़ा था सामने वो है मिलिट्री का, और कोशिश ये थी कि मिलिट्री में ही एक तरह से बदलाव लाया जाए कि वो जिस तरह से एक अगर इस्लामिस्ट जनरल आ जाता है आर्मी चीफ तो फिर गेम ओवर, मॉनसून रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। तो उसको रोका गया है। अब मुझे लगता है कि भारत की इंटरेस्ट यही है कि हमारे इंटरेस्ट मिलिट्री के साथ हैं, तो भारत को इसी फ्रेमवर्क में देखना है, एक मिलिट्री, दूसरा इंटरनल डायनेमिक्स क्या जा रहा है, तीसरा इक्वेशंस यूएस के साथ और हमारे बीच क्या रहेंगी। एक फाइनल पॉइंट है कि एक तरह से रशिया भी दिख रहा है, रशिया यूक्रेन में जो चल रही है बातचीत अमेरिका और रशिया की, रशिया एक फैक्टर रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी एक इंटरेस्ट जाग रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति में वो भी आए। तो ये जो 4 मेन प्लेयर्स होंगे, अभी रशिया के बाहर है, वो अंदर आ सकता है, एटलीस्ट कोशिश है उसकी तरफ से। तो ये एक तरफ से रहेगा और चाइना दूसरी तरफ से रहेगा। तो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है कि भारत को लेकर अगर शेप करनी है सिचुएशंस, तो मेरे को लगता है कि उसके कौन अलाइज होंगे इसमें वो क्लियर हो गए और कौन नहीं होंगे उसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब गेम इसके बीच में। प्रोफेसर साहब देखिए, बड़ी अटल जी की ये लाइन अक्सर लोग कोट करते हैं कि इंसान अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकता है। अब वहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ होंगी, जो घटनाक्रम होंगे, भारत ने तो फिर शेख हसीना को भी शरण दी है उस लिहाज से जो वहाँ पर सिचुएशंस बनी उसके बाद। और अब अतुल जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ये बात की कि अगर आप मिलते हैं तो एक तरह से आप रिकग्निशन दे रहे हैं फिर जो वहां पर लीडरशिप अभी उभरी है और जिस अंदाज में वो लीडरशिप उभरी, जिस अट्रॉसिटीज के बाद वो लीडरशिप उभरी, उसको आप एक मान्यता देंगे, एक रिकग्निशन देंगे। तो ये दो बातें एक साथ कैसे एग्जिस्ट करेंगी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या आप भारत को भी एक मुश्किल परिस्थिति में देख रहे हैं जहां पर ये चॉइस बनाना कि बांग्लादेश के साथ रिश्तों को अब किस दिशा में आगे लेकर जाना है, क्योंकि जिसका जिक्र मैंने किया कि आप पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, दे आर गोइंग टू स्टे देयर, और भारत का जो रोल रहा है बांग्लादेश के अस्तित्व में, तो अलग तरह से आपके संबंध जुड़ते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक आधार पर हो, चाहे वो इतिहास के आधार पर हो। तो एक टफ चॉइस यहाँ पर भारत के लिए भी है कि आप संबंधों को किस दिशा में लेके जाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री वाजपेयी कहते थे कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। ठीक उसी तरह से आप अपने जो मौलिक सिद्धांत हैं उनको भी नहीं बदल सकते। तो चीन और भारत में यही फर्क है कि भारत जिस तरह से रिश्ते बनाता है उसका एक सैद्धांतिक आधार होता है, उसके पीछे केवल सामरिक जो इंटरेस्ट है वो उसको प्रभावित नहीं करता है। तो भारत के लिए जैसे ये बहुत जरूरी है कि किस तरह की, जैसे आपने कहा कि वहां सरकार बनी है, कौन सी ताकतें हैं, जो वहां का संविधान है बांग्लादेश का, उसमें इस तरह की अंतरिम सरकार बनाने का जो खास जरूरत है वो ये कि ये नॉन पार्टीजन होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और इंटरीम होनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ना तो नॉन पार्टीजन है, छात्र शिविर जगह जगह घुस के उनके अंदर अपने निर्णय लेता है, न्यूट्रल भी नहीं लगती है ये साफ तौर पे, जिस तरह से वो लगातार रेडिकलाइजेशन हुआ है बांग्लादेश का, और इंटरिम भी नहीं है क्योंकि आप देखें ये लगभग 2 साल रहने की कोशिश है इनकी और बड़े सुधार करने की कोशिश है, जबकि उनको मैंडेट नहीं है इस तरह के बड़े संवैधानिक या वहां के जो संस्थान है उनमें सुधार लाने के लिए। चुनाव जिस सरकार का होगा वो करेगी वो सब। तो सिद्धांतों के आधार पर भी देखें कि भारत के लिए आसान नहीं है। म्यांमार में लगातार कई दशकों तक आप देखें कि एनएलडी के साथ जुड़ा रहा भारत, बहुत देर के बाद तय किया कि सेना के साथ भी हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ हालात किस तरह से आने वाले समय में उभरते हैं वो तय करेंगे कि भारत कब सीधी बात करेगा। मुझे नहीं लगता कि बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी की बात डॉक्टर यूनुस से होने की संभावना है, क्योंकि ये संकेत भारत दे चुका है पहले से। ये सब जो सीमाएं हैं वो चीन पर लागू नहीं होती हैं। चीन हमेशा रेडिकलाइज्ड और डिक्टेटर्स के साथ लगातार, तालिबान के साथ लगातार दोस्ती करने को तैयार रहता है। तो रेडिकलाइज फोर्सेस एक तरह से उनका ये आसान हो जाता है कि चीन के साथ वो जुड़े, क्योंकि चीन वो सब सवाल नहीं पूछता जो भारत पूछना चाहता है। पर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो इतिहास है इस देश के साथ, जो लोगों का अपना आपस में जुड़ाव है, आर्थिक व्यवस्थाओं का, संस्कृति का जुड़ाव, उसको तो आप झुटला नहीं सकते, चीन भी नहीं झुटला सकता। चीन का पूरा ध्यान रहता है कि आर्थिक और सामरिक संबंध बनाए जाए। भारत के संबंध वहां तक सीमित नहीं है। भारत के तो भौगोलिक हैं, जियोलॉजिकल हैं, हिस्टोरिकल हैं, लोगों के हैं, रिश्ते हैं, जुबान के हैं, सब तरह के रिश्ते हैं। तो वो भारत के रिश्ते हैं वो अलग तरह से जुड़ेंगे और वो हटाए नहीं जा सकते। भारत बहुत लगातार, और वो ये मोहम्मद यूनुस जानते हैं, शायद इसीलिए लगातार वो कोशिश भी करते हैं कि किस तरह से भारत से बातचीत हो जाए, उनकी लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी भारत से बात करने के बाद, उनको लगता है। पर भारत को ये देखना होगा कि जब तक ये सरकार एक रुझान रेडिकलाइजेशन की तरफ बना हुआ है इसका, चाहे इसकी आप कमजोरी समझें या उसकी जरूरत समझें, या जिस तरह से वो चीन के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह से लगातार ऑन अराइवल वीजा, डायरेक्ट फ्लाइट्स, डायरेक्ट शिपिंग, व्यापार और ये सब अचानक शुरू कर दिया है। जहां तक कि एक पत्रकारों के सम्मेलन में बताया गया कि जिन्हा उनके राष्ट्रपिता हैं। तो ये सब जो, यदि इन चीजों को अलाउ करते हैं डॉक्टर यूनुस, तो उनसे सीधा हाथ मिलाना भारत के प्रधानमंत्री के लिए, जिनकी छवि आज विश्व स्तर पर बहुत अलग है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो वो समस्याएं लगातार हैं। पर विदेश नीति में आपके जो विकल्प हैं वो कभी आसान नहीं होते हैं। तो दूरअंदेशी से आपको देखना पड़ता है कि आप झटके से यदि रिश्ते बदल देते हैं तो दूर के समय में उसका क्या असर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि भारत बांग्लादेश की सच्चाई है, ये बांग्लादेश भी समझता है। पर जैसे अतुल ने कहा कि अभी इस वक्त मुसीबत में है, यदि कोई उनका हाथ नहीं पकड़ने को तैयार, तो जो हाथ पकड़ेगा उसके साथ वो हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। पर एक 30 सेकंड आप ध्यान दें इस पर कि बीजिंग में शी जिनपिंग से बातचीत तो हुई है, पर उसमें कोई ठोस नतीजे नहीं, लेकिन केवल जिसको हम लिप सर्विस कहते हैं, केवल जुबान से उन्होंने कहा कि दोस्ती बनाना चाहते हैं। उन्होंने कोई उनकी बात जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इंटरेस्ट रेट वगैरह कम कर दें, उस पर कोई निर्णय नहीं अभी तक सामने आया है। तो बातचीत उनकी हुई है, अपने आप में वो भी एक अच्छा संकेत है, पर कोई ठोस उससे बदलाव आया हो चीन का, उससे कोई नजर नहीं आता। चीन का ध्यान लगातार रहा है, पिछले 8 महीने में भी चीन ने सबसे बड़ा निवेश किया है, करीब कितनी सारी कंपनियां वहां घुस गई हैं। स्वास्थ्य को लेकर चीन बहुत फायदा उठा रहा है कि देखिए, ज्यादातर बांग्लादेश के लोग जब भारत आते थे, करीब 5,000 से 7,000 रोज वीजा इशू होते थे एक जमाने में। 20 लाख 2023 में 20 लाख वीजा इशू हुए थे, ज्यादातर स्वास्थ्य के कारण आते थे भारत।
अब क्योंकि सिक्योरिटी कॉन्शियस हो गया इंडिया, नहीं चाहता कि सब घुसपैठ हो जाए वहां से गलत लोगों की, वीजा कम हुए हैं। चीन बिल्कुल। ने चीन ने 4 अस्पताल पहले ही तय कर दिए हैं कुनमिंग में, जो केवल बांग्लादेशी लोग जो आएंगे उनकी स्वास्थ्य को देखने के लिए है। ये भी तय कर दिया है कि ढाका में एक वो अलग अलग अस्पताल बनाने जा रहा है। तो ये सब फायदा उठाने की बात है उसमें। ये बात बांग्लादेश भी समझता है, चीन भी समझता है, भारत भी समझता है कि दूर के नजरिए से आप देखें तो भारत सबसे महत्वपूर्ण देश है बांग्लादेश के लिए, और वो बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। पर ये मौके का फायदा उठाना जो है वो चीन के हित में है, शायद डॉक्टर यूनुस के हित में भी है कि लगातार वो उनकी सरकार बनी रहे, उनको खतरा ना कोई हो। इसलिए एक बड़े नेता के साथ जो तस्वीर खिंचाने में उनको फायदा नजर आता है, वो उन्होंने जरूर उसका फायदा जी। लेने की। आपने सर पूरा ये एक्सप्लेन किया, और मैं इनफैक्ट इसी पॉइंट के साथ आगे आना चाहूंगी कि देखिए, गृह मंत्री ने भी बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता अभी रिसेंटली जाहिर की है, उनका बयान भी है। और जनरल द्विवेदी, मैं आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगी सर। देखिए, हालांकि इस मीटिंग का आउटकम क्या निकल पाता है, कितना ठोस क्या हासिल हो रहा है मोहम्मद यूनुस को, ये तो अब विश्लेषण का विषय एक रहेगा ही। लेकिन अगर ये फोटो आप भर भी है, दुनिया भर में ये तस्वीर जा भी रही है, हम तो भारत के लिहाज से ही अभी स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन चाइना की एंट्री बांग्लादेश में होना और बांग्लादेश में जो स्थितियां अभी चल रही हैं, भारत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज पोज कर सकता है या मुश्किलें पैदा कर सकता है? मेरा अपना अनुभव है डिप्लोमेसी में, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि सिंबॉलिज्म जो है वो सब्सटेंस से भी कई बार ज्यादा होता है। और इस समय बांग्लादेश को लेजिटिमेसी चाहिए, ऐसी ऑप्टिक्स चाहिए, तो वो उनका जो मुद्दा है वो पूरी तरह हल हो रहा है। और शी जिनपिंग के साथ जब ऑप्टिक्स हैं, शी जिनपिंग तो एक दुनिया के सबसे, मैं कहता हूँ, पावरफुल लीडर्स हैं, तो उनके साथ खड़ा होना बहुत मायने रखता है। दूसरी बात है कि ये जो अभी रिश्ते हैं किस तरह बढ़ रहे हैं। देखिए, आप साउथ एशिया की पूरी पिक्चर देखिए। नेपाल जो है वो ऑलरेडी चाइना की पॉकेट में चला गया है। पाकिस्तान तो है ही उनका ऑल वेदर अलाई। बांग्लादेश अभी जिस तरह चाइना का प्रभाव बढ़ा है, और पहले से ही था, ये नहीं कि अभी उन्होंने पूरा मौके का फायदा उठा रहे हैं। श्रीलंका में उन्हें हम्बन तोता को लीज पे ले रखा है, मालदीव में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, और म्यांमार में अभी उन्होंने अपनी फौज तैनात की है, वहां की अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को वो बरकरार रखे। तो इस प्रकार जो साउथ एशिया की पूरी पिक्चर है वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। दूसरी बात है कि इस समय क्या सिचुएशन है। देखिए, आर्मी जो बांग्लादेश आर्मी है, जिसका मैं काफी अच्छा तरह जानता हूं, अच्छा संपर्क अभी भी है, वो एक्चुअली मेन पास सेंटर है। और जब मोहम्मद यूसुफ को लाया गया तो वो मुखौटे का लाया गया, पर अभी वो अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं। और अभी एक थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश के अंदर। अभी आपने बात की सिक्योरिटी की, जैसे हम पहले बताया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बांग्लादेश हमारे लिए बहुत अहम है। इसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो उनकी लोकेशन है, जैसे हमने बताया कि चाइना बिल्कुल पास है उनकी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दूसरा, चट्टागोंग में चाइना बहुत बड़ी बेस बना रहा है। साथ ही साथ जो नेबरहुड में जो घुसपैठ हो रहा है, ड्रग्स हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान आईएसआई जो एक्टिव है, जो उग्रवादी संगठन है, टेररिस्ट है, इनसे उनको बहुत बढ़ावा मिल सकता है। तो इसलिए ये सिक्योरिटी का बहुत ही एक अहम मुद्दा है। मैं कमांडर था इसी एरिया में, तो हम जानते हैं कि इसमें बहुत ही एक चैलेंज देखने के। भारत को जब हम वेट एंड वॉच देख रहे हैं, हमें अपने लेवरेज भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे बहुत लेवरेज है बांग्लादेश के साथ। देखो, उनकी जो इकोनॉमी है उस पर काफी उल्टा असर पड़ा है। उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी गिरे हैं, और जो उनकी हमारे ऊपर एक साथ निर्भरता है हमें। और दूसरी बात है कि ये हमें प्रोपेगेंडा करना है कि देखिए, जो चीन के रिश्ते हैं वो सदा ट्रांजैक्शनल है, वो डेट डिप्लोमेसी के ऊपर है, और बांग्लादेश बहुत जल्दी ही बहुत घेरे में आ जाएगा डेट डिप्लोमेसी में। तो हमें ये भी एक प्रोपेगेंडा करना है। तो मेरा मतलब है कि इस समय प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी चाहिए, डिफेंसिव डिप्लोमेसी नहीं। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और अपने लेवरेजेस का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे। जैसे अब बताया कि नेबर पड़ोसी नहीं बदल सकते, वैसे आपके नेशनल इंटरेस्ट भी हैं, वो भी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा एक प्रतिद्वंदी है, हमारा एडवर्सरी है, वो हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट है।
तो जहां भी चाइना की छवि बढ़ेगी वो हमारे इंटरेस्ट के विरोध होगा। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का टाइम है, अपने लेवरेजेस को पूरा इस्तेमाल करिए, और प्रोपेगेंडा भी आज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसका इस्तेमाल करिए, और साथ ही साथ अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो बदलती है और अदर देश के हालात बिगड़े, यानी कि जैसे के कुछ खबरें आ रही थी, आप देखेंगे कि हालात और वो भी बहुत अहम होगा। मीनाक्षी जी, अतुल जी, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सर मैं आपके पास आ रही हूँ। ओवरऑल जो अभी तक के एक डिस्कशन को अगर हम सम अप करें और इस मीटिंग को लेकर जितने लोगों के जहन में दिलचस्पी है, जो हम बात कर रहे थे कि फोटो आप वर्सेस क्या ठोस हासिल हुआ, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सर आपके पास। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जनरल द्विवेदी से कि ये समय पैसिव रहने का नहीं है, ये प्रोएक्टिव रहने की बात है। मीनाक्षी जी, 4000 से ऊपर भारतीय सैनिक ने अपनी जान दी है बांग्लादेश के लिए। ये हम इस स्थिति को काउंटर रेवोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये एक तरह से एक हमारा एक बुनियादी ड्यूटी है कि बांग्लादेश में जो बंगाली नेशनलिज्म आया था, दैट शुड नॉट टर्न इनटू ए थियोक्रेसी। वो एक्सेप्टेबल नहीं है फाउंडेशनली। और अगर हम सीरियस नेशन हैं और एक तरह से एक पिलर दुनिया की मल्टीपोलर वर्ल्ड का मेजर पिलर है, तो हमारी सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नेबरहुड को, अपने इंटरेस्ट वहाँ पर हम बचा सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारी इतनी सॉफ्ट और हार्ड पावर है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है कि एक तरह फिर से बंगाली नेशनलिज्म वापस आए और जो बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिर से बहाल हो और चुनाव हो जिसमें सब पार्टियां जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। वेरी वेल सेड। एंड आई एम श्योर कि आज जितने दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्होंने इस पूरी मीटिंग के इर्द गिर्द जो एक खाका डिस्कशन का हम डिस्कस यहाँ पर कर पाए, उसके मद्देनजर ये तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर हुई है कि इस मीटिंग के मायने क्या है और इससे क्या हासिल है बांग्लादेश को, और भारत का स्टांस उस पर क्या हो सकता है। और इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि बिम्स्टेक में आगे क्या रहता है, नज़र उस पर भी हमारी रहेगी। थैंक यू सो मच आप तीनों का आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर।